चले, थैंक यू। याद करवा दिया करें, कई बार ना ज़हन से निकल जाता है सही। ओके जी, तो ये हमारे पास चार कंडीशंस थी कि अगर हम देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के ऊपर, तो आपके पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वैल्यू माइनस ऑफ प्रेशर आ जाएगी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वैल्यू माइनस ऑफ एंट्रोपी आ जाएगी। इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी के हवाले से भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपके सामने गिवन है। ले जी, इसके बाद चले जाते हैं हम चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। अब चेंज ऑफ फ्री एनर्जी को देख रहे हैं, आइसोथर्मल मींस सेम टेम्परेचर कंडीशन। तो ये हमारे पास फ्री एनर्जी की डेल्टा जी वैल्यू है, और जब आपने इसके अंदर जानते हैं कि P2 और P1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 है, तो इस इक्वेशन के जरिए आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट इक्वेशन लिखना मकसूद था इधर, बाकी इसकी कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं देखा। अच्छा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये जरा इंपॉर्टेंट है। अब ये आप लोग दो एनर्जीज को जब कंपेयर करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फ्री एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की एनर्जी है, जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आप इस पूरी इक्वेशन को टी स्केयर से डिवाइड कर देंगे, इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब आप इस पर थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा एच ओवर टी स्केयर बराबर आ जाएगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर्ल ओवर कर्ल टी डेल्टा टी ओवर टी। इस फैक्टर का चेंज देखना है जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये किस चीज के लिए कैलकुलेट यूज होती है? यूज टू कैलकुलेट एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इफ टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नोन। अगर कांस्टेंट प्रेशर और दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम मेजर करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम अवेलेबल हो, टेम्परेचर अवेलेबल हो, तो आप लोग डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है, ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है जी? सबसे पहले, इफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एनी टू टेम्परेचर इज नॉन, वी कैन फाइंड या वन कैन फाइंड एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट प्रोसेस। जैसे मैंने अभी इस इक्वेशन में डिस्कस किया कि डेल्टा जी और टेम्परेचर की वैल्यू पता हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एंथैल्पी चेंज की, और एंथैल्पी चेंज पता हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी बात है इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस गैल्वेनिक सेल। देखिए जी, माइनस डेल्टा जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिनका पोटेंशियल, जिनकी गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेगेटिव आती है, किसी भी जगह पे गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का डिक्रीज करना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गिब्स फ्री एनर्जी का इंक्रीज करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहां से आप लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क पोटेंशियल, आप यहाँ से इसको, सॉरी, इंटरनल एनर्जी, ये है इंटरनल एनर्जी और ये है वर्क फ्रैक्शन। तो ये वो इक्वेशन है जो इंटरनल एनर्जी ई और वर्क फ्रैक्शन ए, इन दोनों का रिलेशनशिप हमें डिफाइन करके देगी। आप इक्वेशन याद रखेंगे। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस है, तो आप किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी कैसे देखेंगे? जी मलिक सर। सर गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगी सर? जीरो। स्पॉन्टेनियस और नॉन हाँ, जीरो होगी, ये जीरो आगे होगी ना, आएगा डेल्टा जी। जी जी जीरो जीरो होगी। हो जाएगा, ये आगे आ रही हैं सारी चीजें। ओके, तो अगर आपके पास डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस इज रिवर्सेबल और ये स्पॉन्टेनियस, ये फिजिबल प्रोसेस की कंडीशन है। और अगर ये जीरो के बराबर होगा तो प्रोसेस रिवर्सेबल है और वो इक्विलिब्रियम में है। दो कंडीशन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस को सबसे पहले हम देख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में अगर ग्रेटर देन जीरो है, जैसे मैंने बताया, तो वो प्रोसेस फिजिबल है, और अगर वो नहीं है तो वो जीरो के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर नेगेटिव में चला जाएगा तो नॉट फिजिबल होगा। इसमें पहली बात हम लोगों ने ये याद कर ली। ये आपके पास एक इक्वेशन है, टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी प्लस पी डेल्टा वी। अब ये हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन है। एक्चुअली हमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना पीपीएससी में, अगर आप लोगों ने लास्ट पिछले पिछले साल पेपर्स में, उसके अलावा भी किसी एंटर टेस्ट में आपने, तो वो यही पूछते हैं ज्यादा, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो तो वैल्यू क्या होगी, अच्छा गिब्स एनर्जी ऐसी हो तो वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ रही है कम हो रही है अगर इसमें। तो ये तमाम क्राइटेरिया जो है ना, वो यहाँ मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। तो ये देखिए जी, ये इक्वेशन है आपके पास। अब पहली चीज है कि आपके पास एक चीज की इंटरनल एनर्जी जीरो है, इस इक्वेशन में पुट करनी है हमने। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये इक्वेशन है, और वॉल्यूम चेंज भी जीरो।
तो आपके पास एंट्रोपी चेंज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी जब आप यहां पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो at constant internal energy and constant volume then there happen increase in entropy, एंट्रोपी बढ़ रही होती है। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस है। वही चीज दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपके पास डी एस जीरो हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन में आपने पुट करना है डी एस जीरो के बराबर पुट कर देना है और डी वी भी जीरो के बराबर है, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। तो कहते हैं कि इफ अ प्रोसेस हैपेंस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी से रिलेट होती है ना, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज इरिवर्सिबल। अब इसका मतलब अगर डिक्रीज कर रही है इंटरनल एनर्जी तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम में जो उसकी अपनी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल ट्रांजिशनल वाइब्रेशनल मोशंस की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर डिक्रीज करती है इंटरनल एनर्जी तो आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो चेंज ही नहीं होती तो वो रिवर्सिबल है, और अगर वो चेंज हो जाती है इंक्रीज होती है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक तो क्राइटेरिया ये है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इसकी दो इक्वेशंस बनेगी, यहां से आप लोगों ने डेल्टा एच की वैल्यू निकाल ली। डिक्रीज इन इंथैल्पी, एंथैल्पी डिक्रीज होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, कोई चेंज नहीं होगा एंट्रोपी में तो रिवर्सिबल जीरो होगा, और अगर चेंज होगा तो आपके पास नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये क्राइटेरिया लिखे हुए हैं मैंने सारे, जिसको आप लोगों ने याद करना है। क्राइटेरिया 4 क्या है जी, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, तो ये आपने देखा सारे करके। अगर डी यानी चेंज ऑफ फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी एक जगह रिएक्शन फिजिबल होगा एक जगह रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लेते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये नेगेटिव होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगा, जीरो होगा रिवर्सिबल के लिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होगा पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये टेबल बने हुए हैं ना, आपको नोट्स मैंने शेयर कर दिया, मेरे ख्याल से ये टेबल करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में से आप लोगों ने अगर पहले अपीयर हुए हैं या इसको देखा है तो इसमें से उसने बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। ले जी लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या आती हैं इसकी जी, वो हमें केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताता, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता चलता। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज क्या है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आपके पास इनकी मोलैरिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, तो इसको कहा जाता है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, कि इनकी पार्शियल मोलैरिटी कितनी होगी हर चीज की। दो किस्म की प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। भाई आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मोलैरिटी है, आपके पास वो उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता, क्वांटिटी का जो फर्क नहीं पड़ता, किन प्रॉपर्टीज पे नहीं पड़ता। भाई आपके पास लेट सपोज मोलैरिटी है 1 लीटर जग में, आपने रूह अफ़ज़ा बना लिया, उसकी मोलैरिटी है जी 0.1, आप उसमें से एक कतरा निकाल लें, जायका तो वही रहेगा ना, मोलैरिटी तो चेंज नहीं होगी। तो ये एक्चुअली क्या है, उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फर्ज करें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में बल्क है, और 1 ml में यानी 1000 ml में उसकी अमाउंट है जी 25, एक मिनट, हाँ जी, जो कंसेंट्रेशन उसकी उसमें होगी ना बल्क वाटर के अंदर, या जो टेम्परेचर 25 डिग्री वाटर का है, सेम वही टेम्परेचर 1 लीटर पानी का, एक कतरे का भी वही टेम्परेचर होगा। इसका मतलब टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो कि अमाउंट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। मैंने एक जगह पे एक प्रेशर मेंटेन कर दिया, लेट सपोज मैंने कह दिया इधर 1 atm प्रेशर है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अगर वो गैस 1 लीटर है या 2 लीटर है, जितने भी लीटर थी स्टार्ट में, अब उसके 1 लीटर को देखा जाए तो तब भी उसका वही प्रेशर होगा, और उसके 1 मिलीलीटर को देखा जाए तो उसका तब भी वही प्रेशर होगा उस कंटेनर में उस दौरान। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या डेंसिटी चीजों की फिक्स होती है, आपको पता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो जो चीज का वॉल्यूम फिक्स हो गया उसका मैस फिक्स हो गया। 1 मोलर किसी भी चीज के लिए अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो ये चीजें हैं जो चेंज नहीं होती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बढ़ सकता है अगर आप वॉल्यूम ऐड करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दें, इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव सॉरी,
ये एडिटिव होती है, ये ऐड होती है, ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है वो कम नहीं हो सकती, वो फिक्स रहती है। ले जी, अब फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल। अब केमिकल पोटेंशियल क्या, रिएक्शन करने की ताकत। तो फ्री एनर्जी जो किसी चीज के अंदर मौजूद है वो तो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्ट्रिक केमिकल पोटेंशियल जो है ना, वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में शुमार नहीं होता, यानी वो इसमें शुमार नहीं होता, वो पहले वाले में शुमार होता है। ओके जी, इसके बाद आए थे गिव्स डी। हाँ, chemical potential of a constituent is a mixture of a mixture is its contribution per mole to the total pressure, total free energy। ठीक है, आपके पास केमिकल पोटेंशियल का मतलब है कि उसके मोल्स कितने हैं और वो कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है थ्रू आउट द सिस्टम, जो आपके उसको जिसके अंदर मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें गिव्स डिहाम इक्वेशन है, जो केमिकल पोटेंशियल और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में जब इस रिलेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। गिब्स एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग, पहले तो आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग की थी, आप टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब ये पी एन नीचे आ गया तो ये ठीक, तो ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर, जब प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये बॉयलदार और चालदार वाला साहब हो रहा है। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से केमिकल पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, ये देखें, ये रिलेशन आपके सामने मौजूद है। तो इस रिलेशन की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज विद प्रेशर है, तो यहाँ पर विद टेम्परेचर और यहाँ पर विद प्रेशर है, ये दोनों मैंने लिख दी है आपको साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता है फ्यूगेसिटी। और फ्यूगेसिटी जो है ये आइडिया है, डिड्यूस किया गया है फ्रॉम एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के मतलब आपको प्रॉपर पता नहीं है तो मैं जरा थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपके पास एक आयन की जो मूवमेंट है, अगर ये फ्रीली मूव कर रहा है तो ये बड़ा इजी मूव कर रहा है, लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द, इसकी विसिनिटी में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं तो वो इसके मोशन को रिटार्ड करेंगे, रोकेंगे कि तुम उधर ना जाओ। आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो आपके फ्रेंड से और आपका फ्रेंड हिंदू हो और वो मंदिर में जा रहा हो तो आप उसको रोकेंगे। सेम इसी तरह से जिनके बहुत अच्छे फ्रेंड है, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज बड़ा अच्छा फ्रेंड है, वो उसको रोक रहा है क्योंकि वो उसकी एक्टिविटी को, अब ये उसकी एक्टिविटी है और जो एक्टिविटी का कॉफिशिएंट कहलाता है, ये एक्टिविटी कॉफिशिएंट होता है। मैं ज्यादा डिटेल इसकी में नहीं जाऊंगा, सिंपल सिंपल इसमें हम पढ़ेंगे। फ्यूगेसिटी इज सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। देखिए, रियल गैसेस के बिहेवियर के लिए आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं प्रेशर के, क्योंकि यहाँ प्रेशर एक्टिविटी की वजह से चेंज हो रहा होता है। कंपाउंड जो है उनकी एक्टिविटी हो रही होती है आपस में, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको रिड्यूस प्रेशर भी कहा जाता है। तो एक्टिविटी में भी सब्स्टिट्यूएंट फॉर कंसंट्रेटेड एंड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, ये देखें, तो गैमा यानी आपके पास जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या एक्टिविटी कॉफिशिएंट जो है, सॉरी, इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्यूगेसिटी ओवर प्रेशर एफ ओवर पी। एंट्रोपी ऑफ आर रियल गैस इज सप्लीमेंट फ्रॉम पार्शियल प्रेशर एंड विद मेजरमेंट मैकेनिकल प्रेशर। ठीक हो, आपके पास फुगेसिटी जो है ना किसी रियल गैस की, वो एक्चुअली आप पार्शियल प्रेशर को मैकेनिकल प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपल ये याद रख लें। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है भाई, वो कितना प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है पर मोल, और उसका मैकेनिकल प्रेशर क्या है भाई, उसको कितनी हिंड्रेंस हो रही है, कितनी हो रही है। ये हम जो मैकेनिकल प्रेशर है इसको कहा जाता है एक्टिविटी, और पार्शियल प्रेशर को सिंपल प्रेशर कहते हैं आप। तो यहाँ देखें ना, आइडिया फ्रॉम एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट बिहेवियर ऑफ, यानी आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको, प्रेशर को विद एक्टिविटी। तो याद रखें, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और रियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। फ्यूगेसिटी फॉर गैसेस आर ऑलवेज ओके। ये आपके पास फ्यूगेसिटी का कॉन्सेप्ट था, ये इसके ऑब्जेक्टिव है गालबन। ये भी मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूछा हुआ है, और ये दो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव ना पिछले सालों के पेपरों में पूछे हुए हैं। तो सिंपल याद रखें कि फुगेसिटी में आप एक्टिविटी कोएफिशिएंट को ऐड कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रेशर।
अच्छा जी, वांट ऑफ आइसोथर्म है, ये वांट ऑफ आइसोथर्म की इक्वेशन वैल्यू है, नेट वर्क फ्रॉम गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम इसको कहते हैं वांट ऑफ आइसोथर्म को। जब आप इसकी वैल्यूज देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू लिखी हुई है, इसकी फाइनल फॉर्म ये बन जाती है। अच्छा, अब इसमें वांट ऑफ आइसोथर्म में जो ऑब्जेक्टिव याद रखने वाले हैं, अगर के पी की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके पास लॉग ऑफ के पी नेगेटिव होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो, अगर यहाँ लॉग ऑफ के पी पॉजिटिव हो जाता है तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर केपी की वैल्यू लेस देन 1 हो और मैं यहां पर वो वैल्यू पुट करूं आर टी से मल्टीप्लाई करके, तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो लेस देन 1 होगा। तो हम कहेंगे कि हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो नेगेटिव है, और अगर वो जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। इसके अलावा जी वांट ऑफ आइसोकोर है। वांट ऑफ आइसोकोर में ये रिलेशन आपके सामने गिवन है, नीचे मैंने दे दी है इनकी कंडीशंस, के इज ग्रेटर देन 1, के इज लेस देन 1, के इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 1 में नॉन स्पॉन्टेनियस है और लेस देन 1 में स्पॉन्टेनियस है। ये वांट ऑफ फैक्टर है, ऐसे रिलेशन है।